अब बीजेपी के सारे एजेंडे के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो होते ही नहीं है। हमारी पार्टी का तो अभी निष्पक्ष ये कहना है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। बाबू का तो पोल खोल दिया सोनू कुमार ने। आप देखें, किसी भी राज्य को सुशासन तभी कहा जाएगा ना, या विकसित तभी कहा जाएगा जब वहाँ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार की सियासत पर खूब बातें होती हैं, लेकिन बिहार की स्थितियों और खास करके शिक्षा और स्वास्थ्य पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। कोई सवाल खड़ा करने वाला अगर होता है तो कई स्थितियां उसको देखनी पड़ जाती है। लेकिन फिलहाल बिहार में क्या कुछ स्थिति है, आज हम उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ज्वलंत मुद्दे से शुरुआत करेंगे। मुद्दा है बिहार में जातीय जनगणना, या फिर बीजेपी ने एक नया तान छेड़ दिया है, जनसंख्या नियंत्रण। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश महासचिव हैं रंजन सिंह जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ मुजफ्फरपुर के प्रभारी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है रंजन जी। धन्यवाद सर। रंजन जी, सबसे पहले ज्वलंत मुद्दे की हम बात करते हैं। मुद्दे तो बहुत हैं और लंबी बात होंगी हमारी, लेकिन सबसे पहले बिहार में जातीय जनगणना पर खूब चर्चा हो रही है। 27 को बैठक की भी बातें कही जा रही है, लेकिन बीजेपी ने आज एक नया तान छेड़ दिया है कि जातीय जनगणना से ज़्यादा जरूरी है अगर बिहार में विकास करना है तो वो है जनसंख्या नियंत्रण। आप किसे मानते हैं? देखिए, आज तो सरकार बीजेपी का समर्थन से ही नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। अब मुख्यमंत्री जी के लिए इससे कंफर्ट जोन क्या हो सकता है किसी भी चीज़ को लागू करने के लिए। मैं तो कहता हूं कि आप जातीय जनगणना करिए और केंद्र सरकार का उसमें आप सहयोग लीजिए, जैसा कि पिछले बार देखे थे नेता प्रतिपक्ष के साथ हो गए थे। अगर नहीं कर पाते हैं तो ये तो मुख्यमंत्री जी का फैसला होना चाहिए कि वो किस तरीके से जातीय जनगणना। हाँ, हमारी पार्टी का स्टैंड है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी सुविधाएं और कुछ ऐसे फ़ायदे और कुछ ऐसे पैकेजेज होते हैं गवर्नमेंट के जो किसी खास जाति, खास वर्ग को चिन्हित करके उन तक पहुंचाना होता है। तो सरकार की जो फ़ायदे हैं, स्कीम है, वो स्कीम हम उन लोगों तक हम पहुंचा नहीं पाएंगे जब तक उसका एक्चुअल गणना नहीं होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने ये अक्सर बोला है कि ऐसा करना, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं मुख्यमंत्री जी तो उनकी लाचारी है। अब वो कैसे करें? कई साथी अब कहने लगे हैं कि जातीय जनगणना से ज़्यादा जरूरी है बिहार में विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून ये बीजेपी के प्राइम एजेंडे में है। अब बीजेपी के सारे एजेंडे के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो होते ही नहीं है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि उनके किसी भी एजेंडा के साथ वो होते नहीं है, लेकिन उनके सारे विधायक उनको चाहिए सरकार बनाने के लिए, सरकार चलाने के लिए। तो ये तो मुख्यमंत्री जी का फैसला देखना पड़ेगा कि भविष्य में वो बीजेपी के इन मुद्दाओं को अपने प्रदेश में किस तरीके से लागू करते हैं। लेकिन आप किसके साथ हैं? जातीय जनगणना पहले जरूरी है या जनसंख्या नियंत्रण? देखिए, जातीय जनगणना जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून में आप देखे होंगे कि कोर्ट में भी गया है मामला, कई लोगों ने अपील भी डाला है। तो अब जब जुडिशरी में जाएगा मामला तो उसका जो फैसला होगा, हमारी पार्टी का तो अभी निष्पक्ष ये कहना है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और उसके आधार पर ही गरीब को, जो दलित है, वंचित है, उस तक वो जो सरकारी स्कीम्स होते हैं उनको वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। लेकिन एक बात और भी है, बीजेपी के अगर आपने प्राइम एजेंडे जनसंख्या नियंत्रण बताया तो बीजेपी ये कह रही है और इसका ट्रायल भी लगभग शुरू हो चुका है। चाहे गुजरात की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, यूपी में भी चर्चा तेज रही है। बिल्कुल, उनका ये कहना है कि एक देश है तो कानून भी एक होना चाहिए। तो क्या जातीय जनगणना करके किसी खास को हम जो सुविधा की बात कर रहे हैं, जिसकी बात आप कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा जरूरी है या देश में एक विधान एक कानून होना चाहिए? देखिए, एक विधान एक कानून के तो पक्ष में हम लोग हमेशा से रहे हैं। संविधान सबके लिए है, देश चलता है संविधान से। तो अगर संविधान में मौलिक अधिकार लोगों को दिया हुआ है जिस चीज़ का, उन मौलिक अधिकार से आप वंचित नहीं कर सकते। जनसंख्या नियंत्रण कानून इसलिए आवश्यक है क्योंकि जनसंख्या को जब तक आप नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक आप अपने देश के अर्थव्यवस्था का सही लाभ उन गरीब लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो ये ज़रूरी है, लेकिन
किस रूप में होगा, कैसा प्रारूप होगा, क्या ढांचा बनेंगी, इन पे अभी डिस्कशन होना है। अभी जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को अगर संसद में बुलाया जाएगा, अगर उनकी जैसे सर्वदलीय बैठक होती है उसमें हमें न्योता मिलता है, हम लोग जाएंगे तो हम लोग अपना पक्ष रखेंगे। चलिए, वो तो पक्ष रखा जाएगा। 27 को जो संभावित तारीख है, उस तारीख में क्या सर्वदलीय बैठक में चिराग पासवान भी मौजूद होंगे, और मौजूद होंगे तो क्या बातें होंगी वो आपसे हमें जानकारी मिलेगी और हम भी जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। चिराग पासवान ने बिहार को लेकर के एक नया सपना देखा है, बिहार को बेहतर बनाने की। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा उन्होंने दिया, लेकिन उनके एजेंडे में बिहार को शिक्षा के रूप में मजबूत करना था, वो बिहार बनाना था जो सदियों पुराना, जिसके शिक्षा के नाम से जाना जाता था। स्वास्थ्य को लेकर के भी सरकार ने कई बड़े दावे किए हैं। कोरोना काल में जिस तरीके से बेहतर व्यवस्था का भरोसा दिया, आज आपकी पार्टी जो है कह रही है कि सब कुछ ध्वस्त हो चुका है। देखिए, कैसे नहीं कहेंगे। आज हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे जब पढ़ाई करते हैं और देखते हैं कि इस भूमि से चाणक्य पैदा लिए, आर्यभट्ट पैदा लिए, बुद्ध की धरती है, ये वीरों की बाबू वीर कुंवर सिंह है, खुदीराम बोस है, आप देखेंगे सीरीज ऑफ जो हमारे आइडियल पर्सन रहे हैं वो हमारे इस प्रदेश से रहे हैं। क्या हो गया बिहार को? बिहार में आज आप देखिए, एक तो शिक्षा है नहीं, कुछ लोग अगर शिक्षित हो भी पाते हैं तो उनके पास रोजगार नहीं है। ये ध्वस्त कौन किया सर? ये ध्वस्त तो जाहिर सी बात है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। अगर सत्ता में बैठे जो लोग हैं, 16 साल से मुख्यमंत्री जी हमारे नीतीश कुमार जी 16 साल से हैं, आज आप शिक्षा और रोजगार दोनों को चूंकि एक साथ जोड़कर देखना पड़ेगा, क्योंकि आप शिक्षित होंगे तभी रोजगार मिलेगा। ऐसा होता है कि रोजगार, तो आप शिक्षा तो पैदा कर नहीं रहे, रोजगार पैदा कर नहीं रहे। ये तो बीजेपी कह रही है सर। शहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री हैं, लगातार वो कह रहे हैं कि काफी तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, बिहार का उद्योग भी आ रहे हैं। कहाँ उद्योग आ रहा है? मान लीजिए एक आध इंडस्ट्री अभी लग भी गई हो, तो ये तो वही बात हो गई ना कि बाल मरुस्थल में आपने एक चापाकल गड़वा दिया, तो उससे तो पूरा पैकेज तो बिहार के लिए नहीं। आज आप बताइए ना कि आखिरी इन्वेस्टर समिट मीटिंग यहाँ पर पूरे प्रदेश में होती हैं। हर मुख्यमंत्री अपने यहाँ इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए सबमिट करते हैं, यहाँ करोड़ों रुपया लोग खर्च कर देते हैं। आप बिहार जयंती मनाने में, वो अलग बात है, उसमें बच्चे बीमार पड़ जाते हैं वगैरह वगैरह, वो भी आपका सफल नहीं होता है। आप धार्मिक और इस तरह की जो गवर्नमेंट की नीतियाँ हैं उनको प्रचारित करने के लिए करोड़ों रुपया बहा देते हैं। लेकिन क्यों ऐसा नहीं होता कि एक इन्वेस्टर समिट मीटिंग आप कराएं और वहां पर ये बताएं कि बिहार प्रदेश में आपने सड़क बनवा दिया, बिहार प्रदेश में बिजली है, बिहार प्रदेश में वो तमाम सुविधाएं हैं जो एक इंडस्ट्री, क्योंकि इनकी नीतियां वन विंडो क्लियरेंस की नहीं होती है। यहाँ नीतियाँ ऐसी हैं जहाँ से इंडस्ट्रियलिस्ट, आज भी इंडस्ट्रियलिस्ट को ऐसा लगता है, जब आप देखते हैं ये आप ये मानते हैं आप कि बीजेपी झूठ बोल रही है? सर, आप ये देखते हैं कि जब शराबबंदी आपके यहाँ हो गई, शराबबंदी के बीच में जो माफिया है, उस माफियाओं का राज, जो शराबबंदी के गलत इफेक्ट, जो जाकर देखिए जहरीली शराब से रोज लोग मर रहे हैं, यहाँ अपराधी बेलगाम हो गए हैं, बेखौफ हो गए हैं, रोज आप देखते हैं यहाँ हत्या हो रही है, बलात्कार हो रही हैं। तो ऐसी छवि अगर बिहार का रिप्रेजेंट होगा, और बिहार ने ही तो नीतीश कुमार को सुशासन बाबू करार दिया था। सुशासन बाबू का तो पोल खोल दिया सोनू कुमार ने। आप देखें, किसी भी राज्य को सुशासन तभी कहा जाएगा ना, या विकसित तभी कहा जाएगा जब वहाँ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, ये जब चीज़ें आपका प्रॉपर वे में काम करेगा तभी आप कह सकते हैं कि यहाँ सुशासन है। आप बताइए, एक भी प्लेटफॉर्म, एक नीति बता दीजिए, 7 निश्चय। क्या सिर्फ इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोषी हैं, उनके पार्टी जेडीयू दोषी या बीजेपी भी दोषी? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि कोई एक दोषी है कोई नहीं। आप देखते होंगे क्रिकेट के मैच में 11 प्लेयर में से एक प्लेयर परफॉर्म कर देता है, उससे लेकिन टीम नहीं जीत जाती। और टीम हारे या टीम जीते, इन दोनों परिस्थिति में कैप्टन को श्रेय जाता है, और कैप्टन को ही बताया जाता है कि भाई आपकी अगर खिलाड़ी प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी अगर परफॉर्म नहीं कर पाती है तो उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप होते हैं। तो बीजेपी के खिलाफ में क्यों नहीं बोल रहे हैं सर? क्योंकि स्वास्थ्य, बीजेपी में स्वास्थ्य विभाग भी बीजेपी के पास है, आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, उद्योग विभाग भी बीजेपी के पास। बीजेपी यहाँ सहयोगी की भूमिका में है, और बीजेपी
का यहाँ रोल फ्रंट लाइन में नहीं है। क्या बड़ा भाई तो बीजेपी है सर। बड़ा भाई वो सीट के नाते हैं, बड़ा भाई यहाँ चेहरा मुख्यमंत्री जी के सामने रख के चुनाव लड़ा गया था। ये अलग बात है, अंक गणित में कौन ज़्यादा हो जाता है कम हो जाता है, लेकिन जब फ्रंट पे खेलने की बात आई थी, फ्रंट में राजनीति में लेकर आने, तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व और चेहरा को स्वीकारते हुए बीजेपी ने यहाँ चुनाव लड़ा। और ये नेतृत्व आज के डेट में मुख्यमंत्री क्या करते हैं, 5 आईएएस को अपने आसपास बैठा लिए हवा महल में, और 5 आईएएस को बैठाकर और कोई भी फैसला ले लेते हैं, ज़मीन तक तो जाते नहीं हैं। आज यहाँ के मंत्री का, यहाँ के विधायक की ये हैसियत हो गई है सर कि आप अपने थाना में एक सही बात के लिए पैरवी तक नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लगता है कि पूरा सिस्टम को नीतीश कुमार जी अपने हाथ में ले। अफसरशाही है क्या? अफसरशाही 100% है। अफसरशाही अगर नहीं है तो शराबबंदी में आप देखिए, एक एक थाना प्रभारी, मैं तो दावे के साथ करूँ जांच हो जाए, एक एक थाना प्रभारी 3-3, 4-4 लाख रुपए महीने कमाता है। 50 लाख करोड़ों रुपया लोग पोस्टिंग और ट्रांसफर के लिए खर्चा कर देता है। जांच तो ड्रोन कर रहा है, घोड़ा कर रहा है, और कई दल भी कर रहे हैं ना। ड्रोन और घोड़ा सवारी कर रहा है, कहाँ डिजर्ट सफारी चल रहा है, नदी का सफारी चल रहा है। आप ऐसे ही उनके पीछे देखिए, एक बात याद रखिए, कानून कमजोर लोगों पे इस्तेमाल होती है, मजबूत लोगों के लिए तो वो छोड़ रहे हैं, ऐसा भरोसा भी कर दिया, पहली बार पकड़े जाने पर जुर्माना लेकर छोड़ देंगे। या तो छोड़ना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है कि जेल की स्थिति यहाँ देखिए क्या है। आपके यहाँ पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों को सुविधा प्रोवाइड करें, चाहे वो बेशक जेल में ही हो। जेल में कैदी की हैसियत जितनी थी, उससे 300-400% कैदी महज दारू पीने के कारण हो गया। एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश में दारू पीता है, वहाँ अपराध नहीं है, और जब जैसे बिहार में एंट्री करता है वो ट्रेन, तो आप पकड़ लेते हैं, वो अपराध हो जाता है। तो कह रहे हैं ना कि हम पकड़ रहे हैं, एक ही देश में 2 कानून हो गया ना सर। आप कह रहे हैं कि सफल नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम रोज पकड़ते हैं। हम कह रहे हैं कि आपको पकड़ने की नौबत ही क्यों, आखिर आ ही कहां से रहा है पकड़ने की नौबत। आप कह रहे हैं हम पकड़ते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि आप प्रशासन, आपका लॉ एंड ऑर्डर, आपका जो बिहार का सीमा है, सीमा सुरक्षा आपका, सब कुछ आपका। तो मैं कहता हूं यहाँ उत्पन्न हो कैसे रहा है या आ ही कैसे जा रहा है जो पकड़ने की नौबत आए। पकड़ने की नौबत तो तब आएगी ना सर जब यहाँ अवेलेबल होगा। अवेलेबल कैसे हो जाता है, क्वेश्चन तो यहाँ है। आप जड़ को ख़त्म नहीं करेंगे। हम शराबबंदी के, हम ऐसा नहीं कि शराबबंदी के हम लोग समर्थक नहीं, शराबबंदी होनी चाहिए। बिहार जैसे राज्य में जहाँ पर लोगों को अपने अच्छे बुरे का समझ नहीं है, यहाँ बेरोजगारी दर ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्या चीज़ है नहीं है वो यहाँ के लोग फैसला तक इस चीज़ में, अगर लगता है एक वर्ग ऐसा है जिनको ये नहीं पता कि शराब पीने से क्या उसको फायदे और क्या नुकसान है। मुख्यमंत्री तो घूम घूम के बता रहे थे समाज सुधार अभियान के तहत कि 200 बीमारियां होती हैं, एड्स भी होता है। सर एक चीज़ बताइए, आज के मुख्यमंत्री जी पे तो मुझे हंसी आती है। वो जिस चीज़ के लिए, समाज सुधार के लिए आगे बढ़ते हैं, मैं कहता हूँ वहीं से ड्रॉबैक उनके चीज़ है। जितनी भी उनकी नीतियाँ बिहार के अंदर आई हैं पिछले 16 साल में, सब भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। आप मिड डे मील ले लीजिए, या तो प्रोवाइड होता नहीं है, होता है तो वहाँ बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। 50 बच्चों के स्कूल की क्षमता में लालच में 100 लोगों का एडमिशन ले लेते हैं। आप देखेंगे एक स्कूल में, एक कमरे के स्कूल में 1 से 8वीं तक की पढ़ाई हो रही है, वहाँ 500 बच्चों की रजिस्ट्रेशन है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा मात्रा में मिड डे मील आएगा और बंदर बांट करेंगे वहाँ के प्रशासन और वहाँ के शिक्षा माफिया मिलकर। तो आप भी मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने रेलवे में गलती की तो छापेमारी हुई, नीतीश कुमार पर भी होनी चाहिए? देखिए, नीतीश कुमार जी पर हो या कोई भी नेता हो, अगर आप बिहार को या किसी भी प्रदेश को चलाते हैं, अगर आपने गलत नीतियां की है, उसमें घोटाला हुआ है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जांच की मांग कीजिए। बिल्कुल 100%। हम तो चाहते हैं राष्ट्रपति शासन यहाँ लगे। हम लोगों ने तो कितना, आपने देखा होगा, हमने राजभवन मार्च करके हमने ऐसे 15 तमाम मुद्दे हमने राज्यपाल महोदय से दिया था और राष्ट्रपति शासन का मांग किया था। और हम ही चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचारी हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों को सह तो दे रहे हैं, और वो सह मौन स्वीकृति ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी है। चलिए, आखिरी सवाल है। सवाल ये है कि जिस तरीके से जनता ये कह रही है और चिराग पासवान खुद को मान रहे हैं कि उनका जनाधार बढ़ रहा है, लोगों के बीच में अगर वो पहुंचते हैं तो क्या वो बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में खुद को देख रहे हैं क्या? देखिए, मुख्यमंत्री बनना न बनना ये तो खैर जनता तय करेगी। हम लोगों का एक सपना है, विजन है। हम लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, बिहार को उन गौरव को वापस लेकर आना जो सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने हमें देकर गए थे। वो गौरव कैसे वापस होगा? आज देखिए, शिक्षा में हमारा नालंदा विश्वविद्यालय कैसा था,
ये तक्षशिला विश्वविद्यालय क्या था, आज देखिए स्वास्थ्य में आज स्थिति देखिए क्या है। अखफोरवा कांड यहीं पे हो जाता है मुजफ्फरपुर में, और वही कैटराइट के उस इलाज कराने के लिए मुख्यमंत्री जी चार्टर प्लेन से जाते हैं दिल्ली, लेकिन यहाँ के जनता को यहीं के हालात पे छोड़ जाते हैं और यहाँ आंख निकाल लिया। लेकिन आपने तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं ना, कुछ जमीनी स्तर पर आपके तहत कुछ नहीं दिख रहा है। सर देखिए, पहले तो होता है किसी भी चीज़ का प्लान तैयार करना। हमने प्लान तैयार किया, 2 साल पहले हुए हैं सर। हम प्लान तैयार किए, उतनी हमें जनता ने जनादेश नहीं दिया कि हम विधानसभा में बैठ के सरकार में आएंगे तो ही करेंगे। सरकार में ये तो आप जानते ही हैं कि जब तक नीतियां इम्प्लीमेंटेशन का रूप नहीं ले सकता, जब तक हम गवर्नमेंट में इंटर नहीं करते। क्योंकि जब तक गवर्नेंस होगा नहीं, जब तक हमारे पास पावर लॉ को मेक करने का नहीं आएगा, तब तक ये पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। ये रोजगार, पलायन, शिक्षा, ये सीरीज है, कड़ी है। शिक्षा अच्छा नहीं है, शिक्षित होने लोग बाहर जाते हैं। रोजगार नहीं है तो इसलिए पलायन हो रहा है। जब पलायन अगर हो जाता है बाहर में, तो बाहरी जो बिहारी हैं वो जाके आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में फैक्ट्री में जल के मर जा रहे हैं, वहाँ मर जा रहे हैं। वहाँ के जो गवर्नमेंट हैं वो एयर एम्बुलेंस से बिहार भेज देते हैं। इसी मुद्दे को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रोजगार और पलायन को लेकर के लगातार सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस ने भी कई बार इस मुद्दे को लेकर के उठाया। एक और नए नेता आए हैं बिहार में, हालांकि पार्टी का घोषणा उन्होंने नहीं किया अभी, प्रशांत किशोर। वो भी बिहार को टॉप 10 राज्यों में शामिल करना चाहते हैं। क्या उन सभी लोगों के साथ मिलकर के एक नए गठबंधन की तैयारी करेंगे सरकार को घेरने के लिए? देखिए, आपका 2 सवाल है। पहला कि प्रशांत किशोर जी आए हैं बिहार में, प्रशांत किशोर जी आए नहीं, वो बिहार के हैं ही। तो हमारे हिसाब से जो 13 करोड़ जनसंख्या है, एक एक बिहारी का दायित्व है, उत्तरदायित्व है इस बिहार को समृद्ध बनाने के लिए और विकसित बनाने के लिए, गौरवशाली बिहार बनाने के लिए अपना योगदान दें। इसी क्रम में अगर प्रशांत किशोर जी यहाँ आए हैं तो उनका हम लोग स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं वो हमसे मिलके, हम साथ मिलके एक नए बिहार के निर्माण। बल्कि प्रशांत किशोर ही जी क्यों, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो लगता है कि हमारे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट और गौरवशाली बिहार को बनाने के लिए हम लोग अगर साथ आ सकते हैं तो साथ आके हम लोग बिहार को निर्माण करें और हम लोग आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को मदद करके। लेकिन इस तरह का शासन नहीं चलेगा जो 16 साल से मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। हम लोग अब नए बिहार की कल्पना करेंगे। एक 25 साल का युवा, 30 साल का युवा तो मुख्यमंत्री के नाम के अलावा, नीतीश कुमार जी के अलावा तो किसी को जानता नहीं है। वो जब अपना शिक्षा कंप्लीट किया, वो किससे नौकरी मांगने जाएगा, किससे कहेगा? कौन जानता है कि नीतीश कुमार जी के अलावा? आप 25 साल के युवा से पूछिए ना, उसको नहीं पता कि वो क्या बताएगा सर, जो खुद तैयारी कर रहा हो, तैयारी करके परीक्षा देने जाता हो तो बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है। नहीं, बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है, ये तो यहाँ का जो सिस्टम है, इस सिस्टम का शिकार है बच्चा। आज के डेट में जिस परीक्षा का पेपर लीक नहीं होता है उसकी भर्ती देखिए ना, 2016 की भर्तियां हैं और आज तक बच्चे गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। जिसके लीक नहीं होते वो गर्दनी बाग पहुंच गए, और लीक हो रहे हैं वो बेचारे घर पहुंच जा रहे हैं। तो क्या फर्क पड़ता है लीक हो रहा है नहीं हो रहा है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार का एक्चुअली आप देख लीजिए, कोई देखने वाला ही नहीं है। बिहार लवारिस हो चुका है, यहाँ कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी जब से ये चुनाव हुआ है तब से मुख्यमंत्री जी सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए दांवपेच करे। बिहार की चिंता कहाँ है? मानते हैं क्या कि प्रेशर में काम कर रहे हैं? प्रेशर? अरे सर, प्रेशर में तो तभी आ गए थे जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री की घोषणा हुआ था, तभी से वो प्रेशर में आना शुरू हो गए थे। क्योंकि आप देखिए ना, आप उनकी बौखलाहट देखिए, उनकी जीवन शैली को देखिएगा। 2014 के अंदर जैसे ही वहाँ चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह घोषणा करते हैं, माननीय राजनाथ सिंह, वो तुरंत अपना गठबंधन एनडीए से तोड़ देते हैं। और 2014 में लोकसभा में करारी हार होती है, तुरंत मांझी जी को मुख्यमंत्री बना देते हैं। 9 महीने बाद मुख्यमंत्री जी, उसको लगता है कि मांझी जी अब हावी हो रहे हैं बिहार में, तो विधायक दल का बैठक बना के नो कॉन्फिडेंस मोशन ला के उनको फिर से हटा के अपने खुद गद्दी पे बैठ जाते हैं। 2015 में फिर कहता है कि भाई 2015 में कहता है कि नहीं भाई, हम तो एनडीए को छोड़ देते हैं, मांझी छोड़ देते हैं, हम एक नया महागठबंधन तैयार करेंगे। 15-17 महीने के बाद 2017 में कहते हैं जी फिर से एनडीए में वापस। फिर तैयारी चल रही है। तो इनका 2014 से लेकर और 2022 तक इन्होंने बिहार के लिए सोचा ही क्या है? फिर तैयारी चल रही है, ये आप भी मानते हैं? देखिए, वो कुर्सी कुमार है, वो पलटू राम है, कुर्सी कुमार है, अनगिनत उनके नाम पड़ चुका है। तो वो अपने कुर्सी को बचाने के लिए अब उनका है कि नेक्स्ट कुर्सी कौन सा। अब नेक्स्ट कुर्सी की तलाश वो कर रहे हैं कि अब तो इस पे मन भर गया। उपराष्ट्रपति?
अब उपराष्ट्रपति बन जाएं, राष्ट्रपति बन जाएं। मैंने तो एक इंटरव्यू में कहा था आप यूक्रेन का राष्ट्रपति बन जाइए, जाके वहाँ बहुत ज़्यादा समस्या। आप सुशासन बाबू वहाँ सुशासन ला दीजिए, बेचारे यूक्रेन के जो पब्लिक है वहाँ पर लगता है कि उनको ज़रूरत है आपकी, आप कहीं चले जाइए, लेकिन बिहार को बख्श दीजिए। चलिए, बिहार को बख्श दीजिए, ऐसा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कहना है। लेकिन बिहार भी आगे बढ़ने की कामना रखता है, बिहार भी बेहतर राष्ट्र बनने की कामना कर रहा है और लगातार इसको लेकर के युवा नई संघर्ष को पाने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन ये वही बिहार है जिसने इतिहास को स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया था। आज भले ही वो किसी भी कारण से, चाहे विपदा कई आई हो या फिर परिस्थितियां कुछ भी रही हो, लेकिन इसके बावजूद भी वो आगे बढ़ने वाला बिहार एक और नई उम्मीद के साथ इंतजार कर रहा है। कौन होगा इसका पालनहार, ये देखना होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।